साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों आज पार्ट नंबर 3 में हम क्या पढ़ेंगे, कुछ ऐसे बिंदु जो बहुत कॉमन हैं, जो कि आवश्यक हैं जब हम पढ़ रहे हैं चार्जशीट को और अपना केस जो है तैयार कर रहे हैं ब्रीफ के एंगल से, और कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसको हम यूजुअली अवॉइड करते हैं पर जिन्हें अवॉइड नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से गुजारिश करूंगा आप सबसे, कॉपी खोलिए, लेके नहीं बैठना है। हाथ में पेन हो या पेंसिल हो चलेगा, पर नोट डाउन करते हुए चलिए। प्रेम पत्र नहीं लिखने हैं अपने को। ब्रीफ कैसे बनाएं, उसके लिए क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं ताकि जिन्हें में दिक्कत नहीं हो, ये आज के डिस्कस के एजेंडाज हैं। और मैं चाहता हूँ कि आपको जितना सामान्य तरीके से पढ़ाया जाए उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। चीज़ें आपके लिए ईजी होंगी टू अंडरस्टैंड, ईजी होंगी टू अप्लाई इन द फंडामेंटल पर्सपेक्टिव्स। क्लियर है? तो जब भी हम चार्जशीट को देख रहे हैं अपरेंटली, तो हमें 11 बिंदुओं पे काम करना होगा। वो 11 बिंदु कौन कौन से हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट नंबर 3 में। सबसे पहला बिंदु है डिमांड ऑफ ब्राइब। डिमांड ऑफ ब्राइब इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, जिसके बेसिस पर प्रोसिक्यूशन ये कहता है कि इस व्यक्ति की मेंसरी है। क्योंकि अगर आपने ले लिया मतलब रिश्वत ले लिया, तो ऐसे सिनेरियो में आपका जो मेंसरिया है वो कपल्ड हो जाएगा विद द एक्टेसरिया। तो वहाँ पर क्राइम जो है वो कंप्लीट होने की पूरी स्थिति रहती है। हालांकि तब भी अगर गवाहों के बयान में इनकन्सिस्टेंसी है, ओमिशंस हैं, इम्प्रूवमेंट है, तो वहाँ फ़ायदा हम ले सकते हैं। बट मेरा कहना ये है कि अपरेंटली हमें ये देखना है कि डिमांड को लेकर जो पोजीशन है वो क्या है। मैंने पार्ट नंबर 2 में आपको स्पष्ट किया था कि डिमांड को लेकर पोजीशन है पेंडेंसी ऑफ वर्क एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ वर्क, पर दुर्भाग्य है इस देश का कि एजेंसियां इस फैक्ट को वेरीफाई करती नहीं है। उनका एक ही टारगेट है, कंसर्न परिवादी को बुलाया, उसके हाथ में जो है बांध देंगे ताबीज़ की तरह रिकॉर्डर, या वो अपना रिकॉर्डर ले आएगा या उसको ये रिकॉर्डर पकड़ा देंगे पता नहीं कौन से युग का, ज़माने का, इसका कोई अता पता इनको खुद को नहीं मालूम। आप ज़रा पूछा करो CBI से या विजिलेंस से या एंटी करप्शन से कि भाई जो ये कंसेंट रिकॉर्डर आप यूज़ कर रहे हो उसका सोर्स ऑथेंटिकेशन क्या है, कब आपके विभाग को मिला, कब से आप यूज़ कर रहे हो, कितने केसों में ये काम आ चुका है, और अल्टीमेटली ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका एक्सपर्ट एविडेंस फाइल पे कहाँ है। कई बार ऐसा भी होता है कि भाई अस्पष्ट वार्ता रिकॉर्ड पे होती है, उसको भी कोर्ट सही मान लेती है। कई बार ऐसा था कि जो वार्ता है उससे निष्कर्ष हम ड्रॉ कर सकते नहीं हैं, तब भी कोर्ट वार्ता को प्रूव मान लेती है एज अ डिमांड। पर आपको बार बार मैं कहना चाहता हूँ, अभी भी कहूँगा कि अगर वो रिकॉर्डिंग करके लेके आ रहे हैं और रिकॉर्डिंग को बेस बनाकर डिमांड को वेरीफाई मानते हैं और ये कहते हैं कि आप कल्प्रिट हैं, दैट्स वाई यू आर लायबल टू बी प्रोसिक्यूटेड एज पर सेक्शन 7 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जो कोई भी डिमांड फाइल पर आ रही है इन कॉन्टेक्स्ट विद द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, तो उसको भी जो है हमको वहाँ पर देखना होगा। उसके लिए प्रोटोकॉल्स क्या होंगे ये आपको मैं धीरे धीरे जो है एक्सप्लेन करना शुरू करूँगा। क्लियर है? तो जो प्राइमरी स्टेज है डिमांड की जो हमको देखनी होती है हमारी चार्जशीट में, वो होती है रिपोर्ट ऑफ द कंसर्न कंप्लेनेंट। दूसरा स्टेज जो है वो होता है वेरिफिकेशन का, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बेसिस पर डिमांड को वेरीफाई करते हैं और ऐसा मानना होता है CBI का या विजिलेंस का या ACB का कि ये पुख्ता सबूत है। अगर डिमांड है और डिमांड इस कॉन्टेक्स्ट में वेरीफाई हो रही है, देन ही इज़ लायबल टू बी प्रोसिक्यूटेड एंड ही इज़ लायबल कि उसके विरुद्ध जो है FIR जो है दर्ज की जाए। साथियों, FIR दर्ज करना एक सामान्य फैशन हो गया है। हालांकि प्रोटोकॉल है कानून में, 17A का भी है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में धारा 19 सब क्लॉज 3 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का भी है, इवन गाइडलाइंस भी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कि सबसे पहले आप ये असर्टेन कर लो कि FIR के बेसिस पर फैक्ट्स कहीं ऐसा तो नहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो, कहीं ये तो नहीं कि फैक्ट्स को छुपा लिया गया हो, कहीं ये तो नहीं कि ऑफेंसिव मेड आउट नहीं हो रहा है पर जानबूझ के जो है FIR दर्ज कर रहे हो। ऐसा करके आप अगले की लाइफ और लिबर्टी से खिलवाड़ कर रहे हो, जिसके फंडामेंटल राइट है लाइफ और लिबर्टी के, उससे आप छिड़ाखानी कर रहे हो, जो कतई जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस कारण आपने अमूमन देखा भी होगा कि कई बार आरोपी डिस्चार्ज हो जाता है या FIR तक क्वैश भी हो जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर रहा है टेक्निकल फॉल्ट। एक जजमेंट है ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट का 8 अक्टूबर 2024, जिसका साइटेशन है रानी दान बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान। उस फैसले में ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट ने क्या स्पष्ट किया कि जहां सिर्फ डिमांड है, कोई रिकवरी नहीं है, कोई एक्सेप्टेंस नहीं है,
और परिवादी ये कहता है कि इस ऑफिशियल एक्ट के अगेंस्ट में रिश्वत मांगी गई है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जब तक सेक्शन 17A प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का अप्रूवल नहीं है कंसर्न डिपार्टमेंट का, तो कार्रवाई करना अपने आप में ही गलत है और ऐसी कार्रवाइयाँ विधि का अब्यूज़ है, मीन्स अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस है। तो वहाँ तक भी FIR क्वैश हुई है। तो मेरा वही निवेदन है आप सबसे कि जब भी आप पढ़ रहे हो केस को तो ये देखो कि आपका केस कहाँ तक रखा गया है। अगर सिर्फ डिमांड की हद तक है और सेक्शन 17A प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का बेनिफिट नहीं मिला आपको, तो ऐसे सिनेरियो में भले ही डिमांड है, भले ही एविडेंस है, पर केस स्टैंड नहीं करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो स्पेसिफिक करनी है आपको अपने केस के अंदर कि जो कोई भी डिमांड बताई जा रही है वो डिमांड का इंस्टेंस क्या है। क्या पहली बार है डिमांड को वेरीफाई किया जा रहा है या इससे पहले भी जो है वेरीफाई किया गया? और अगर इससे पहले भी डिमांड है और मल्टीपल डिमांड्स है और कॉन्स्टेंटली है तो उसको कैसे वेरीफाई किया गया? अगर वो डिमांड फिल्टर्ड नहीं है और वो डिमांड बहुत पहले की है, इंसिडेंट से पहले, तो उस सिनेरियो के अंदर नॉन रिपोर्टिंग ऑफ मैटर विद इन 7 days फ्रॉम कॉज ऑफ एक्शन इंटर एलिया फेटल फॉर द प्रोसिक्यूशन। तो ये आपको जोर देना होगा धारा 8 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के प्रोविजो के लाइट में। और इसके अलावा अनेकों ही जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जिसमें स्पष्ट है कि देरी घातक है अभियोजन के लिए इफ़ अनएक्सप्लेन्ड। अगर देरी 1 घंटे की भी है और अनएक्सप्लेन्ड है तो घातक है, और देरी अगर 5 साल की भी है बट एक्सप्लेन्ड है तो ये घातक नहीं है। तो इस पर भी आपको विशेष जो है जोर देना है। अब आते हैं अपन मेन मुद्दे पे, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पे, जिस पे ये वेरिफिकेशंस करते हैं और उस पर अपने को क्या जरिया जो है करनी है और किस तरह से उस पर हम वर्कआउट करेंगे। देखो यूजुअली DVR जो है काम में लिया जाता है, तो ये DVR किस कंपनी का है इस पर हमको जोर देना है। ये DVR कब प्राप्त हुआ, CBI को या विजिलेंस को या ACB को, इस पर जोर देना है। उन्होंने किस अवस्था में इसको रखा हुआ था, इस पर जोर देना है। इसमें पहले से कोई वार्ता थी या नहीं थी, इस पर जोर देना है। मेमोरी कार्ड अगर यूज़ में लिया गया तो मेमोरी कार्ड कहाँ से आया, इस पर जोर देना है। मेमोरी कार्ड को लगा दिया कंसर्न DVR में, वो मेमोरी कार्ड सही काम कर रहा था या नहीं कर रहा था, DVR सही काम कर रहा था या नहीं कर रहा था, इस पर कोई राय एक्सपर्ट की ली या नहीं ली, इस पर जोर देना है। इसके अलावा जो भी DVR संबंधित परिवादी को सौंप रहे हैं, सौंपने से पहले एक बनती है फ़र्द, वो फ़र्द बनाई गई या नहीं बनाई गई, और उस फ़र्द के बनने से पहले 4 पोजीशन पे जोर देना होता है। सबसे पहली बात, वो रिकॉर्डर कहाँ रखा गया था, मीन्स मालखाने में था या कंसर्न DYSP या एडिशनल SP या SP के दफ्तर में पड़ा हुआ था खुली अवस्था में। दूसरी बात, अगर वो खुली अवस्था में था, सीड मोड नहीं था, तो ऐसे क्या प्रयास किए गए ये इंश्योर करने के लिए कि वो DVR जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तीसरी बात यह है कि जो DVR काम में लिया जा रहा है, अगर उसकी एंट्री नहीं है मालखाना में, तो ये भी एक सस्पेक्ट क्रिएट करती है कि इंस्ट्रूमेंटेशंस को अकाउंटेबल नहीं किया जा रहा है। और चौथी बात है कि जब उसको दिया जा रहा है, उसको विधि जो है समझाई जा रही है, तो वहाँ पर टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है। अक्सर आप ये देखना कि रिपोर्ट देने के कुछ ही मिनटों में कंसर्न परिवादी को रिकॉर्डर जो है सौंप दिया रहता है और उसको मौके के लिए रवाना कर दिया रहता है विद द कांस्टेबल। ये प्रक्रिया आई कहाँ से, किस कानून में लिखी है भाई? इस पर हम बात ही नहीं करना पसंद करते हैं, जबकि ये कानून के वो वाइटल बिंदु हैं जो एक फैट को सेकंड फैट से कनेक्ट कर रहे हैं। कंजेक्टर्स पे हमको डाउटफुल स्थितियाँ क्रिएट करनी है। क्लियर हो गया आपको? तो जो कंसर्न कांस्टेबल साथ में गया, पहली बात तो धारा 17 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के हिसाब से ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर द इन्वेस्टिगेशन। ये कहते हैं कि भाई वो विटनेस के रूप में गया है, बट सारा मौके पे जाना, समझाना, ऑन करके भेजना, ये सब चीज़ें हैं जिस पर जो है जोर नहीं होता है हमारा, पर इन सबको जो है हमको देखना होता है। क्लियर हो आपको? तो ईजी हो गया ना। उसके बाद जब अंदर गया परिवादी, तो अकेला अंदर गया, करीबन आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद बाहर आया, तो रिकॉर्डिंग की लेंथ भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर भी जो है हमको जोर देना होगा। क्लियर हो आपको? कोई दिक्कत तो नहीं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जब बाहर से रिकॉर्डर ऑन हुआ और बाहर आकर ही बंद हुआ, तो जो अन्य आवाज़ें हैं वो कहाँ चली जाती है, उस पर स्पेसिफिकेशन क्यों नहीं होता? जो वार्ताएं अस्पष्ट हैं उस पर इंटरप्रिटेशन क्यों नहीं होता? उस पर भी जिरह करनी है। और मांग किस प्रकार की गई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहता कि भाई मुझसे इतने पैसे मांग रहा है, अगर कोई अमाउंट तय हो गया है तो भिड़ते बोलेगा आरोपी भाई अमाउंट जमा करो, या इशारे करेगा या गेस्चर करेगा। इन्होंने कि हर बार मांगता फिरता रहेगा वो, इनके हिसाब से तो हर बार ही मांग रहा है वो। क्लियर है बात ये? और वहाँ पर फिर से बार्गेनिंग हो रहती है, नई स्केलिंग हो रहती है। तो ये भी डाउट क्रिएट करता है प्रोसिक्यूशन की स्टोरी में। एक तरफ तो मांग को स्पष्ट कर रहा है, ऑन द काउंटर स्केलिंग हो रही है, तो इस पर विशेष जोर देना है आपको। फिर जब वापस आया रिकॉर्डर सौंपा कंसर्न कांस्टेबल को, तो ये प्रक्रिया भी गलत है, क्योंकि
कोई कांस्टेबल किसी भी रूप में एविडेंस को प्रिजर्व करने के लिए एलिजिबल नहीं है। आप धारा 17 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का निकाल के पढ़ सकते हो। और इसी पर बेस करती हुई अथॉरिटी है वकील बनाम स्टेट ऑफ बिहार की, उसको जो है आप पढ़ सकते हो। ये अथॉरिटी जो है वर्ष 2009 की है। इसके अलावा एक जजमेंट है वर्ष 2006 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, सरकार बनाम सूर्या के नाम से, इसको आप पढ़ सकते हो। तो ये पढ़ना पड़ेगा आपको, बिना पढ़े आपको राहत नहीं मिलने वाली। उसके बाद जब ये पहुंचते हैं कंसर्न इंस्पेक्टर के पास में या डीवाईएसपी के पास में या एडिशनल एसपी के पास में, तो वो रिकॉर्डर अभी भी प्रिजर्व नहीं किया रहता, क्योंकि कह देने मात्र से कोई एविडेंस प्रिजर्व नहीं रहती। उसकी एंट्रीज क्या है माल खाने में, उसको भी जो है देखना होता है। इट इज़ केप्ट ओपन टिल द फर्दर प्रोसीडिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात ये। तो सेकंड पार्ट में हमने ये समझा कि जो वेरिफिकेशन है वो कैसे होता है, उसके लिए क्या क्या क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं और किन किन बिंदुओं पे जो है हमको जोर वहाँ पर देना होता है। अब पार्ट नंबर 4 में जो है हम पढ़ेंगे कि जो भी एविडेंसेस आप इकट्ठे होके आएंगी उस पर क्या मंथन होता है, क्या इंटरप्रिटेशन होता है और किस तरह से उनको डील विद करना चाहिए। क्लियर है। तो ट्रांसक्रिप्शन पे और उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पे मेरा मेन फोकस रहेगा पार्ट नंबर 4 में। तो जल्दी मिलेंगे अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।